हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको भेजा गया है, वह देखें। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से बताए गए हैं। आपको उस फलादेश को समझाने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। और यह मेष लग्न की कुंडली है। और सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं। और सूर्य एकादश भाव में विराजमान है, लेकिन शनि के घर में विराजमान है। और सूर्य पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, यानी सूर्य किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से सूर्य अपने दृष्टि भाव में देख रहे हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और कोई एक संतान जो होता है वह बहुत प्रभावशाली होता है, उसके कारण पिता का नाम भी होता है। लेकिन सूर्य यहाँ पर देखिए 4 अंक के हैं, तो आप इसको प्रबल करें जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और सूर्य जो है वो त्रिकोण के स्वामी है और सबसे कारक होते हैं मेष लग्न की कुंडली में। और वैसे भी सूर्य जो होते हैं वह जीवन में भी बहुत ही ज्यादा कारक उनको माना जाता है। तो सूर्य को आप प्रबल करें जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो, आमदनी में भी और विद्या बुद्धि संतान से संबंधित भी। चंद्रमा इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और भाग्य स्थान में विराजमान है। और चंद्रमा जो है लग्न कुंडली में तो किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो पहले हम लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों का फलादेश करेंगे। तो यहाँ जब चंद्रमा विराजमान है तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ देखिए कि चलित कुंडली में जो चंद्रमा यहाँ आ जा रहे हैं राहु के साथ, और चंद्रमा 5 अंश के हैं, कमजोर भी हैं और कृष्ण पक्ष की एकादशी का जन्म है, यानी उस समय चंद्रमा को पक्ष बल में भी कमजोर माना जाता है। मतलब कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बाद चंद्रमा को पक्ष बल में कमजोर माना जाता है और अंश बल में भी कमजोर है। और चलित कुंडली में वह राहु के साथ विराजमान हो गए अष्टम भाव में। तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। जीवन की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है और माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ चंद्रमा को भी प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ जब राहु के साथ आ जाएंगे तो राहु और केतु दोनों से पीड़ित हो रहे हैं। अब इनमें अंशात्मक दूरी है, लेकिन फिर भी जब चंद्रमा की महादशा में परेशानी हो रही है, अगर आपको चंद्रमा की महादशा में परेशानी हो रही है तो उसका तो यही कारण है कि चंद्रमा किसी न किसी ग्रह से पीड़ित हो रहा है। तो चंद्रमा को सिर्फ राहु केतु शनि पीड़ित करते हैं। तो चंद्रमा चलित कुंडली में यहाँ आ रहा है, यदि चलित कुंडली में यहाँ आ जाता तो मानते कि शनि से पीड़ित हो रहे हैं। और चलित कुंडली में चंद्रमा यहाँ राहु के साथ आ जा रहे हैं और राहु केतु के साथ विराजमान है और चंद्रमा की महादशा में जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी हो रही है। तो इसका मतलब तो मानना पड़ेगा कि राहु केतु का प्रभाव चंद्रमा पर है। और यहाँ आने के बाद चंद्रमा अपने नीच राशि में भी आ जाएंगे, लेकिन चंद्रमा 3 अंश तक ही नीच राशि में होते हैं। 3 अंश से ऊपर जाने के बाद उनको नीच नहीं माना जाता है। तो इन सब चीजों को समझना जरूरी है। और आपको चंद्रमा को मुख्य बात है प्रबल करना है। सबसे मुख्य बात ये जान लीजिए, आप सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और आयु भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और आयु में भी वृद्धि होती है। यहाँ से जो मंगल है शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डालते हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से जो मंगल है यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव में, तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ से मंगल देखिए शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे मकर लग्न में। तो यदि यहाँ पर शनि नहीं होते तब तो यहाँ तो मंगल का क्या फलादेश होता है कि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु अब मंगल ने शनि पे दृष्टि डाल दिया तो फलादेश यहाँ बदल जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा फलादेश कि पिता राज्य रोजगार एवं आमदनी इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब यह मत सोचिए कि लग्नेश है तो परेशानी नहीं करेगा। लग्नेश यदि किसी ग्रह को पीड़ित नहीं करेगा,
स्वयं पीड़ित नहीं होगा तभी श्रेष्ठ लाभ देगा। यदि लग्नेश पीड़ित होगा या पीड़ित करेगा तो वह भी परेशानी दे सकता है। तो यहाँ पे तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, शनि का मंत्र जाप करेंगे। इसका रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है और मंगल से संबंधित उपाय करेंगे। जो उपाय आपको कुछ बताए गए हैं। और एक बात, किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से ग्रह कमजोर नहीं होते हैं। इस प्रकार का फालतू बातें सोशल मीडिया पर कई लोग जिनको ग्रंथ पढ़े नहीं, अध्ययन किए नहीं, इस प्रकार फैलाते रहते हैं। जबकि शास्त्र में यह बताया गया है कि किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से वह श्रेष्ठ लाभ देता है, उससे संबंधित जो परेशानी होती है वह दूर हो जाता है। और यहाँ पर जब शनि को मंगल पीड़ित कर रहा है तो मंगल से संबंधित उपाय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? रत्न तो पहनेंगे नहीं, ये तो 15 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है। और यदि रत्न पहनते हैं तो और भी भयंकर परेशानी होगी। तो ज्योतिष में दो ही उपाय होता है, या तो रत्न धारण करो या तो दान एवं उपाय करो। तो यहाँ तो इनसे संबंधित दान उपाय ही करना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। और एक बात कि ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप और लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप क्यों? क्योंकि मंगल शनि का संबंध बन रहा है, मतलब शनि पे मंगल देख रहे हैं। और लक्ष्मी मंत्र का जाप इसलिए कि रोजगार में परेशानी हो रही है और आमदनी में भी परेशानी हो रही है। तो इस दोनों मंत्र का जाप करेंगे ग्रहों के उपाय के साथ, तो मंगल से संबंधित परेशानी में भी कमी आएगी और रोजगार और आमदनी में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बुध जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है और बुध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। लेकिन बुध यहाँ आमदनी के घर में है, एकादश भाव में विराजमान है, जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो बुद्ध से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न इत्यादि आपको नहीं धारण करना है। गुरु जो है इस कुंडली में 9वां भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है और यह षष्ठ भाव में विराजमान है। षष्ठ भाव में गुरु विराजमान हो गए, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या यह मान लें कि कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, परंतु नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए अपने 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे दृष्टि डालने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद भी प्राप्त होता है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में स्वयं के घर में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क या विदेश के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है और सफलता प्राप्त होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को मीठा खाना थोड़ा ज्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे बुध का मंत्र जाप करें, क्योंकि गुरु का मंत्र जाप करें। गुरु जो है 20 अंश के हैं और वक्री भी है, तो प्रबल है यहाँ पे। तो गुरु का यहाँ पे मंत्र जाप करें। और गुरु यदि राहु से पीड़ित होते तभी ज्यादा परेशानी करते हैं, तो यहाँ पर राहु से पीड़ित है नहीं गुरु। शुक्र, अब यहाँ पर आप एक बात पूछेंगे कि भाई गुरु जब यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो बता रहे हैं रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, उच्च पद प्राप्त होगा, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ मंगल भी तो शनि को प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे दृष्टि डाल के, और केतु भी यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मान सकते। हमारे जीवन में जो लाभ दे रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो परेशानी कर रहा है उसका उपाय भी करना पड़ेगा, तब जाकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और गुरु का फलादेश मैंने बता दिया। शुक्र जो है इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है और सप्तम भाव पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के दैनिक व्यवसाय के स्वामी है, और ये द्वादश भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से या विदेशों के संपर्क से आज जीवन में उन्नति होती है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, और ऐसे व्यक्ति जीवन की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और अपने सुख सुविधाओं के लिए खर्च भी अधिक करते हैं, जिसके कारण थोड़ा धन के संग्रह में भी परेशानी होती है। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। शनि जो है इस कुंडली में स्वराशि में विराजमान है 10वें भाव में, तो सिर्फ शनि का जो फलादेश होगा वह तो ये होगा कि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। आमदनी के भी स्वामी है, तो आमदनी भी अच्छी होगी। और यहाँ से शनि दृष्टि डालेंगे द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से दृष्टि डालेंगे जब चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। लेकिन सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, कुछ विवाह में विलंब भी हो सकता है। परंतु यहाँ शनि पर मंगल की दृष्टि है, देखिए, और शनि पर केतु की भी दृष्टि है। तो मैंने पहले आपको सिर्फ शनि का फलादेश बताया,
यदि शनि पर मंगल और केतु का प्रभाव नहीं होता तो सिर्फ माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती, बाकी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन दशम भाव में शनि मंगल और केतु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण पिता, राज्य, रोजगार, आमदनी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शनि का मंत्र जाप करें, लोहे का छल्ला धारण करें, सात मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और मंगल केतु से संबंधित उपाय करें। राहु इस कुंडली में यहाँ विराजमान है अष्टम भाव में, तो राहु यहाँ अकेले भी होंगे तो परेशानी करेंगे, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है और विषैले जानवरों से या जीव जंतुओं से भी खतरा रहता है। और चलित कुंडली में चंद्रमा भी यहाँ आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण जो है माता भूमि भवन और जीवन की उन्नति में, स्वास्थ्य में भी कठिनाई एवं परेशानी ज्यादा होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ मतलब मिला जुला प्रभाव होता है। और यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। राहु का रत्न तो बिल्कुल भी नहीं धारण करना और केतु का भी नहीं धारण करना। केतु यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब से संबंधित कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत उग्र होती है। और यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है। नौकरी में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है, लेकिन पेट में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। और अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण ये ज्यादा परेशानी करता है, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और पेट के सबसे निचले भाग में जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। और दसम भाव में शनि पर दृष्टि के कारण पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में एवं आमदनी के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ आपको राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इनका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। और बाकी फलादेश आप कुंडली में भी पढ़ लीजिए, इसे भी देख लीजिए और फिर आप फोन से चर्चा करके और भी विस्तार से समझिए। हरिओम तत्सत।